नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट का डिस्कशन करने से पहले अपन इसके बारे में पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में अपन इस तक स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था, जो भी किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है, उसका जो महत्वपूर्ण स्तंभ या इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है फाइनेंशियल मार्केट, कि उस देश का फाइनेंशियल मार्केट कितना डेवलप है और वहाँ के लोगों में कितनी फाइनेंशियली चीज़ों के लिए या बैंकिंग आदत है, जिसके आधार पे वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं कि किस तरह से अपन अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत करते हैं वित्तीय या फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट। अब इसको अपन समझने से सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है वित्तीय बाजार का, या वित्तीय बाजार क्या होता है। वित्तीय बाजार क्या होता है? एक ऐसा संगठन, व्यवस्था या बाजार, अपन इसको संगठन नाम दे सकते हैं, संगठन बोल सकते हैं या व्यवस्था बोल सकते हैं, या उसको एक ऐसा बाजार बोल सकते हैं जहाँ पे वित्तीय उपकरणों का, किसका, वित्तीय उपकरणों का लेन देन होता हो, जहाँ पे वित्तीय उपकरणों का लेन देन मध्यस्थ के माध्यम से, मतलब ऐसा मार्केट या ऐसी जगह या ऐसा संगठन जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय उपकरण या सिक्योरिटीज का, जहाँ पे लेन देन या बाई और सेल होता हो किसी इंटरमीडिएटर या मध्यस्थ के माध्यम से, किसी भी मध्यस्थ के या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, इंटरमीडिएटर इंस्टीट्यूट के थ्रू जहाँ पे लेन देन होता हो, उस संगठन, व्यवस्था या बाजार को अपन क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल बाजार। जहाँ पे एक रहेगा क्रेता और दूसरा क्या रहेगा? विक्रेता। एक क्रेता हुए, दूसरा विक्रेता। क्रेता कौन रहेगा? जिसको फाइनेंस की या वित्त या फंड या कोष की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको कोष की आवश्यकता होगी, जिसको कोष की या वित्त की आवश्यकता होगी, वो होगा। विक्रेता कौन होगा? जिसके पास में कोष या वित्त उपलब्ध है या अतिरिक्त है, वित्त उपलब्ध है, जिसके पास में कोष या वित्त उपलब्ध है या अतिरिक्त है, जिसके पास में कोष या वित्त जिसको आवश्यकता है वो रहेगा क्रेता। जिसको आवश्यकता है वो कौन रहेगा? क्रेता। और जिसको कोष की आवश्यकता है, जिसके पास में कोष अतिरिक्त है, वो रहेगा विक्रेता। इसको मार्केट में पैसा, इसके पास में अतिरिक्त पैसा है, इसलिए इसको मार्केट में पैसा निवेश करना है या इन्वेस्ट करना है। इसको मार्केट में पैसा निवेश करना है, इसको पैसे की ज़रूरत है, इसको इससे मार्केट से लोन लेना है या एडवांस फंड लेना है, इसको एडवांस या लोन का या की रिक्वायरमेंट है। अब एक के पास में पैसा ज़्यादा है, एक के पास में पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते, नहीं जानते कि इसकी गुडविल या क्रेडिट कैसी है, इसको नहीं पता है, इसको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये क्या करेगा? इस इंटरमीडिएटर के माध्यम से इसको पैसा उधार देगा, तो इसके बदले में ये भी कुछ इसे चाहेगा, तो इसे या तो इंटरेस्ट लेगा या फिर इससे डिविडेंड लेगा। अगर शेयर में अगर इन्वेस्ट किया है तो इसे डिविडेंड, और अगर ऋण पत्र में या डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये इसे इंटरेस्ट वसूल करेगा, और इसके बदले में इसको फंड मिल रहा है जो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। तो जिसको ज़रूरत है और जिसके पास में अतिरिक्त कोष है, तो ज़रूरत वाले को, जिसके पास में अतिरिक्त कोष है, उस तक पहुंचाने के लिए जो मध्यस्थ के थ्रू जो वित्तीय उपकरणों का लेन देन किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे?
फाइनेंशियल या वित्तीय बाजार, जहाँ पे वित्तीय उपकरणों का किसी इंटरमीडिएटरी के माध्यम से, इंटरमीडिएटरी कौन होगा, बैंक हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, आरबीआई हो सकती है, सेबी हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। इनके किसी की भी एक के माध्यम से जिसके पास में अतिरिक्त पैसा है, उसका जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस या कार्य होता है उसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल या वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार की डेफिनेशन क्या है कि संगठन, व्यवस्था या बाजार जहाँ पे वित्तीय उपकरणों का किसी मध्यस्थ के माध्यम से लेन देन किया जाता है, जिसके पास में अतिरिक्त कोष है उसके कोष को इंटरमीडिएटरी के माध्यम से जिसको आवश्यकता है उस तक पहुंचाया जाता है। तो वो जो पूरा फाइनेंशियल लेन देन जो होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो लेन देन होता है उसको अपन बोलते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार के प्रारूप या पार्ट या कितने प्रकार के वित्तीय बाजार होते हैं उसको अपन समझते हैं कि किस तरह के और कितने प्रकार के, कितने टाइप के फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार होते हैं। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार को एक तो अवधि के आधार पे अपन बांट सकते हैं, अवधि के आधार पर, दूसरा उसके उपकरण के आधार पे, उपकरण के आधार पे, और तीसरा है विविध तरीके से। दो अलग तरीके से भी अपन बांट सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, विविध या मिसलेनियस तौर पे उसको बांट सकते हैं। तो कुल 3 तरीके से अपन फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। अब अवधि के आधार पे भी अपन उसको 2 तरीके से बांट सकते हैं, 2 तरीके से बांट सकते हैं, मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट व कैपिटल मार्केट, अवधि के आधार पे उसको 2 तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला मनी मार्केट है, वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, और कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या दीर्घ अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए होता है। और जो मनी मार्केट है वो अल्प अवधि या शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उपकरण के आधार पे पहला है प्राथमिक या प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, और दूसरा है द्वितीयक या सेकेंडरी बाजार, द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार वो बाजार होता है जहाँ पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम मार्केट में, फर्स्ट टाइम अगर मार्केट में लॉन्च किया जाता है या जारी किया जाता है या इश्यू किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं प्राथमिक बाजार। कोई भी अगर व्यापारिक या इंडस्ट्री, अगर कोई भी व्यापारिक संस्था या इंडस्ट्री अगर अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे शेयर है या डिवेंचर है, उसको मार्केट में अगर फर्स्ट टाइम अगर लॉन्च कर रही है, प्रथम बार उसको अगर इश्यू कर रही है, जारी कर रही है, तो वो कहलाएगा अपना प्राथमिक बाजार। लेकिन एक बार जारी करने के बाद में अगर दोबारा से उसका सेल एंड बाई या खरीद फरोख्त होती है, लेन देन होता है, तो वो होगा अपना द्वितीयक बाजार। कौन सा होगा? द्वितीयक बाजार। जब एक बार किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या सिक्योरिटी को इशू करने के बाद में अगर उसका दोबारा से उसमें लेन देन होता है तो अपना द्वितीय बाजार में आएगा। नेक्स्ट विविध में एक तो रहेगा अपना वित्तीय सेवा बाजार, वित्तीय सेवा बाजार जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। और दूसरा है ऋण बाजार जहाँ पे लोन एंड एडवांसेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जिसको रिक्वायरमेंट है उसको बैंकों के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस या एडवांसेज या लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार का वित्तीय बाजार होते हैं और उनको भी अपन सब डिवाइड कर सकते हैं कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विस मार्केट एंड लोन या एडवांसेज मार्केट, जहाँ पे बैंकों द्वारा लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये है वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल बाजार के टाइप्स। अब इनको अपन सबसे पहले शुरू करते हैं मनी मार्केट को। किसको शुरू करते हैं? मनी मार्केट को। मनी मार्केट क्या होता है, इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस तरह से ये कार्य करता है, उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, मुद्रा बाजार या मनी मार्केट। मुद्रा बाजार जो होता है वो क्या होता है? अल्पकालीन ऐसा मार्केट या ऐसा बाजार जहाँ पे अल्पकालीन प्रतिभूतियों का, इसको अपन प्रतिभूतियाँ बोल सकते हैं,
फाइनेंशियल या वित्तीय उपकरण बोल सकते हैं। अल्पकालीन प्रतिभूतियां या वित्तीय उपकरण जो तरल या तरलता प्रदान करते हो, जो तरल हो। तरल का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको अपन आसानी से मार्केट में बेचकर इजीली उसको मुद्रा में या मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको मार्केट में इजीली बेचकर तुरंत उसको मुद्रा में, अगर अभी अपने को ज़रूरत है तो अभी उसको तुरंत कुछ ही समय में उसको मार्केट में बेचकर उसको अगर अपन मुद्रा में या रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो होता है तरल या लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। तो अल्पकालीन प्रतिभूतियां या वित्तीय उपकरण जो तरल हो तथा जिन्हें आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इजीली आप मार्केट में बेच सकते हो, जो लिक्विडेट हो, जिसको आसानी से मार्केट में आप बेच करके उसको लिक्विडेट करवा सकते हो। अल्पकालीन प्रतिभूतियां शॉर्ट टर्म, जिसका मैक्सिमम टर्म क्या रहेगा 1 वर्ष के लिए। ऐसी अल्पकालीन प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो तरल हो, जिनको आसानी से मार्केट में अपन बेच सकते हैं और 1 साल से कम अवधि की हो, वो होगा अपना मुद्रा बाजार। ऐसी अल्पकालीन प्रतिभूतियां जो तरल हो तथा जिनको आसानी से मार्केट में बेचा जा सकता है, ऐसी उपकरणों या अल्पकालीन प्रतिभूतियों का जहाँ पे लेन देन होता है उस मार्केट को अपन क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। जहाँ पे अल्पकालीन प्रतिभूतियां या वित्तीय उपकरणों का जिनको आसानी से बेचा जा सकता है का लेन देन जहाँ पे होता है, लेन देन जहाँ होता है उस मार्केट को, उस संगठन को या उस संस्था को अपन क्या बोलेंगे, व्यवस्था को क्या बोलेंगे, मुद्रा बाजार या मनी मार्केट। जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इजीली मार्केट में सेल कर सकते हो, जिनको इजीली आप लिक्विडेट कर सकते हो, जिसमें तरलता बहुत ज़्यादा विद्यमान हो, जिनको आसानी से आप जब चाहो तब बाजार में बेच के उसको मुद्रा में या मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की जो प्रतिभूतियाँ होती है वो मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मुद्रा बाजार के प्रारूप में आते हैं कि जिनको आसानी से अपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो ऐसा मार्केट, ऐसा संगठन या ऐसी व्यवस्था जहाँ पे अल्पकालीन प्रतिभूतियों का जो तरलता प्रदान करते हो उनका लेन देन किया जाता है, उस बाजार को अपन क्या बोलते हैं, मुद्रा बाजार। और मुद्रा बाजार को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मुद्रा बाजार को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा मनी मार्केट को कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट का सेल होगा या उसका बाई होगा, वो आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, खुले बाजार की क्रियाएं जो होती है वो आरबीआई के द्वारा मनी मार्केट के अंतर्गत ही की जाती है। किसके अंतर्गत की जाती है, मनी मार्केट के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है। जब भी मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना हो कि बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब अपन इसमें देखते हैं कि मनी मार्केट या मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मनी मार्केट में लेन देन या उसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनमें लेन देन किया जाता है। सबसे पहले अपन लेते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, टी बिल भी बोलते हैं इसको। टी बिल है वो सरकार के आदेश पर, किसके आदेश पर, सरकार के आदेश पर, गवर्नमेंट के आदेश पे किसके द्वारा इशू किया जाता है, आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। इशू कौन करता है, आरबीआई करता है। निर्देश किसका होता है, गवर्नमेंट के निर्देश पे, या जब गवर्नमेंट को आवश्यकता होती है उसके लिए फंड उगाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। और आरबीआई जो टी बिल है उसका ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट जो ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो इस्तेमाल करती है वो सबसे ज़्यादा ट्रेजरी बिल का ही इस्तेमाल करती है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई
मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत ट्रेजरी बिल को बाई और सेल करती है कि कब खरीदना है। जब अगर मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ानी है, मनी की सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ानी है तो ट्रेजरी बिल को सेल करती है। सेल करने से ट्रेजरी बिल को बाई करती है। क्या करती है? मनी की अगर सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई क्या करेगी? ट्रेजरी बिल को बाई करेगी। कैसे? उसमें अगर जैसे ही आरबीआई अगर इसको बाई करेगी ट्रेजरी बिल को, तो पैसा जो है वो आरबीआई से जनता के पास में या पब्लिक के पास में आएगा, तो मार्केट में मनी की सप्लाई है वो बढ़ेगी। और अगर सप्लाई अगर मनी की कम करनी है तो आरबीआई क्या करेगी? सेल करेगी। लोग उसको खरीदेंगे, खरीदने से पैसा जो है वो जनता से आरबीआई के पास में आ गई। तो ट्रेजरी बिल का यूज है वो आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए किया जाता है या गवर्नमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फंड इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। और मनी सप्लाई को या ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अगर मनी की सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई ट्रेजरी बिल को बाई करती है, और अगर मनी की सप्लाई को कम करना है या घटाना है तो आरबीआई ट्रेजरी बिल है वो सेल करती है। ट्रेजरी बिल सेल करती है। अब ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए सबसे सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट है। और ट्रेजरी बिल जो नॉर्मली जो जारी किए जाते हैं 1491, 182 और 364 डेज के जारी किए जाते हैं। कितने के? 14, 91, 182 और 364 दिन के जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जारी करती है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में ट्रेजरी बिल का ही यूटिलाइज या यूज किया जाता है। ट्रेजरी बिल क्या है? सरकार द्वारा या सरकार के बिहाफ पे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जो 1491, 182 और 364 डेज के लिए जारी किया जाता है। और मनी की सप्लाई को अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई अगर कम करना है तो ट्रेजरी बिल को क्या करेगी? सेल करेगी। और बढ़ाना है तो ट्रेजरी बिल को बाई करेगी। तो ट्रेजरी बिल क्या है? गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे सुरक्षित या सेफ सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल को माना जाता है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट का वो है अपना सर्टिफिकेट डिपॉजिट या जमा प्रमाण पत्र सीडी, जिसको क्या बोलते हैं? सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो बैंकों द्वारा या वित्तीय संस्थाओं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के लिए या मार्केट से पैसा लेने के लिए, मार्केट से पैसा उगाने के लिए जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकों द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए, जिसकी अवधि क्या होती है? 7 डेज, 7 दिन या अधिकतम 1 वर्ष, 7 दिन से लेके 1 वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है, जिसमें बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार से फंड उगाने के लिए 7 दिन से 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 1 लाख रुपए। कितनी होती है? 1 लाख रुपए। वह 1 लाख के गुणक में, 1 लाख व 1 लाख के गुणक में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या जमा प्रमाण पत्र वो जारी किए जाते हैं। किसमें? 1 लाख या 1 लाख के गुणक में बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार से शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पावधि के लिए बाजार से पैसा इकट्ठा करने के लिए, जिसकी अवधि 7 दिन या मैक्सिमम 1 वर्ष हो सकती है। और 1 लाख को 1 लाख के गुणक में जारी किया जाता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो सबसे पहले जून 1989 में इश्यू किया गया था। 1989 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? जून 1989 से इंट्रोड्यूस किया था। बैंकें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू कर सकती है 7 दिन से 1 वर्ष के लिए। 1 लाख या 1 लाख के गुणक में इशू किया जाता है। लेकिन बैंकों के अंतर्गत आरआरबी जो है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती। आरआरबी है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती। बाकी सारी बैंकें और वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है 1 साल से 7 दिन या 1 साल तक के लिए। और 1989 में, जून 1989 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में अपना नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है कॉमर्शियल
पेपर या व्यापारिक प्रपत्र या वाणिज्यिक प्रपत्र। व्यापारिक प्रपत्र या कॉमर्शियल पेपर या सीपी। कॉमर्शियल पेपर या व्यापारिक प्रपत्र एक तरह से सीडी का ही एक प्रारूप है, बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि इसका अमाउंट एंड इश्यू करने वाले इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा प्रारूप में परिवर्तन रहेगा या चेंजिंग रहेगा। व्यावसायिक संस्थान जो भी है वो इसको इश्यू कर सकते हैं। व्यावसायिक संस्थान वो व्यावसायिक संस्थान जो अच्छी या रेपुटेड व्यावसायिक संस्थान या इंस्टीट्यूट जिनकी अच्छी रेटिंग हो, जिसकी अच्छी रेटिंग और रेपुटेशन हो, वो इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री व्यापारिक प्रपत्र या कॉमर्शियल पेपर या सीपी को इश्यू कर सकती है। कौन कर सकता है? व्यावसायिक संस्थान जिसकी अच्छी ख्याति या गुडविल या रेपुटेशन मार्केट में हो, वो ही इश्यू कर सकते हैं। सभी व्यावसायिक संस्थान या इंस्टीट्यूट इसको इश्यू नहीं कर सकते। जिनकी अच्छी ख्याति या गुडविल या मार्केट में क्रेडिट जिनकी अच्छी हो वो ही इश्यू कर सकते हैं। और इसका भी टर्म है वो 7 दिन से लेके 7 दिन से 1 वर्ष तक। कितने समय के लिए इशू कर सकते हैं? 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के लिए आप कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो। इसका 5 लाख मिनिमम अमाउंट रहेगा। मिनिमम अमाउंट 5 लाख, वह 5 लाख के गुणक में 5 लाख वह 5 लाख के गुणक में आप उसको इशू कर सकते हो। मिनिमम 5 लाख रहेगा और 5 लाख के गुणक में आप इशू कर सकते हो। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया था? 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो व्यावसायिक संस्थान या व्यवसायिक घराने जो अच्छे रेपुटेड और अच्छी गुडविल वाले हो वो 7 दिन से 1 वर्ष तक के लिए बाजार से पैसा इकट्ठा करने के लिए कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, जो 5 लाख और 5 लाख के गुणक में इशू किए जाते हैं। और इंट्रोड्यूस इनको कब किया गया था? 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये हो गया अपना कॉमर्शियल पेपर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपना है वो है कॉल मनी या नोटिस मनी। कॉल मनी या नोटिस मनी। कॉल मनी या नोटिस मनी क्या होता है? कॉल मनी जो कॉल पे या मांगने पर पेबल हो। कॉल मनी, नोटिस मनी। जो नाम से ही पता चल रहा है कि कॉल पे, मांगने पे आपको दे हो, मांगने पे जिसका भुगतान मिल जाता है। कॉल मनी जो है वो बैंकों द्वारा या फिर कुछ शेयर दलाल या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय के लिए अगर फाइनेंस की या वित्तीय आवश्यकता है तो वो कॉल मनी या नोटिस मनी के तहत मार्केट से, कॉल मनी मार्केट से उधार ले सकते हैं। इसका जो टर्म पीरियड है वो है 24 आवर्स, 24 घंटे से 14 दिन। कॉल मनी मार्केट का जो है वो 24 घंटे से 14 दिन के लिए आपको अगर उधार लेना है तो आप कॉल मनी मार्केट से उधार ले सकते हैं। इसमें बैंकों द्वारा, स्पेसिफिकली बैंकों द्वारा ही आपस में एक दूसरे के साथ में CRR की रिक्वायरमेंट के लिए लेन देन किया जाता है, या शेयर दलाल या फिर कोई व्यापारिक संस्थान, व्यावसायिक संस्थान जिसको वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसे की ओवरनाइट अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो उधार ले सकता है। अगर पैसा 24 घंटे के लिए अगर उधार लिया गया है, अगर 24 आवर्स के लिए अगर पैसा उधार लिया गया तो उसको अपन बोलेंगे कॉल मनी। 24 घंटे के लिए अगर उधार लिया तो कॉल मनी। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा या 14 दिन से कम, 14 दिन से कम या 24 घंटे से ज़्यादा के लिए अगर पैसा उधार लिया है तो उसको अपन बोलेंगे नोटिस मनी। मतलब 1 दिन के लिए अगर उधार लिया है तो कॉल, और 1 दिन से ज़्यादा और 14 दिन से कम के लिए तो नोटिस मनी, उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नोटिस मनी। नोटिस मनी। तो 1 दिन से ज़्यादा के लिए है वो होगा नोटिस मनी, और 1 दिन से कम है वो होगा कॉल मनी। और इसमें जो उधार लेता है, उधार लेने वाला जो है, उधार लेने वाला एक रसीद जारी करेगा। क्या करेगा? रसीद जारी करता है जिस पे उसकी रकम लिखी हुई होती है कि इतनी रकम का मैं इसके सामने वाले की जिसने उधार दिया है उसके मांगने पर मैं पैसा देने के लिए, और जब भी जिसने उधार दिया है वो जब भी ज़रूरत होगी कभी भी वो रसीद प्रस्तुत करके अपने पेमेंट का
भुगतान ले सकता है। तो एक तरह से जब भी वो सामने वाला मतलब डिमांड पे या कॉल पे उसका भुगतान करना अनिवार्य है कि जब भी सामने वाला जिसने पैसा उधार दिया है वो डिमांड करेगा उस समय आपको पैसा देना है। और कॉल मनी मार्केट है जिसमें वेरी शॉर्ट टर्म बैंकों द्वारा स्पेशली लेन देन किया जाता है सीआरआर की रिक्वायरमेंट के लिए। और कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत कॉल मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट जो लगती है वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट की मांग एवं पूर्ति है उसके अनुसार उसकी इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड की जाती है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगी और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, कम रहेगी। क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि जो मार्केट में जिससे डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड की जाएगी। और जो इंडिया का जो या भारत का जो कॉल मनी मार्केट है वो मुंबई का सबसे फेमस कॉल मनी मार्केट है। और वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है उसको अपन क्या बोलते हैं, MIBOR, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट जो यहाँ की इंटरेस्ट रेट या ऑफर रेट फेमस है जिसको मायोबोर बोलते हैं, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। और जो वर्ल्ड की जो सबसे फेमस कॉल मनी मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है वो है लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। और इंडिया का है वो मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है, वो सबसे फेमस है। तो कॉल मनी मार्केट वेरी शॉर्ट टर्म 24 आवर्स टू 14 डेज। अगर 24 आवर्स के लिए अगर आपने उधार लिया है तो कॉल मनी, और अगर 24 घंटे से ज़्यादा बट 14 दिन से कम के लिए अगर आपने उधार लिया है तो उसको अपन बोलेंगे नोटिस मनी। और जो इंटरेस्ट रेट है उसको बोलते हैं अपन ऑफर रेट। और मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है वो यहाँ की फेमस इंटरेस्ट रेट या ऑफर रेट है। और वर्ल्ड की जो फेमस ऑफर रेट है वो है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो ये था अपना कॉल मनी मार्केट। तो अपना इसके इंस्ट्रूमेंट हो गए, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कॉल मनी मार्केट हो गया। और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपना है विनिमय बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही इसको बोलते हैं। इसमें किसी ने अगर मान लो पैसा लिया है या किसी ने सामान बेचा या पैसा दिया है वो एक बिल इश्यू करता है, एक बिल इश्यू करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसके पूरे प्रारूप को समझते हैं कि एक ऋणदाता या विक्रेता रहेगा, ऋणदाता या विक्रेता, दूसरा रहेगा ऋणी जिसने माल खरीदा है या पैसा लिया है। ये है ऋणदाता है, ये इसको ऋणी को एक बिल लिखेगा। क्या लिखेगा, एक बिल इसको लिखेगा कि भाई इस तारीख को इतने रुपए का आपको भुगतान करना है। जब ये बिल इसके पास में आएगा तो ये उसके ऊपर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति देगा। क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति देगा कि मैं इस बंदे को, सामने वाले को इस तारीख को इतने पेमेंट का स्वीकृति देता हूँ या सहमति देता हूँ कि मैं इसको इस तारीख को इतना पेमेंट दे दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक ए है, बी है। ए को अपन ऋणदाता मानते हैं और ये है ऋणी। अब ए बी को बिल लिखता है कि 25 नवंबर को 5 लाख रुपए आपको भुगतान करने। कितने, ए बी को लिखता है कि आपको 25 नवंबर को 5 लाख रुपए का भुगतान करता है। तो ए उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति या सहमति देता है, स्वीकृति या सहमति देता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए 25 नवंबर को देने के लिए तैयार हूँ, कि मैं आपको 5 तारीख को 25 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। बट 25 नवंबर से पहले अगर इसको एक को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा कि बैंक के पास में जाएगा या जहाँ पे स्वीकृति गृह होते हैं, बट्टा गृह होते हैं, जहाँ पे डिस्काउंटेड हाउसेज होते हैं। नॉर्मली इंडिया में वो चीज़ें नहीं है, लंदन में या इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा विकसित वो डिस्काउंटेड हाउसेज है जहाँ पे वो इन बिल्स को डिस्काउंट करके पेमेंट करते हैं कि कुछ अमाउंट उसमें से काट के सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं। और जब उसकी तारीख आती है तब जिसने बिल लिखा है
जिसने स्वीकृति दी है उसे वसूल कर लेते। अपने यहाँ पे वो डिस्काउंटेड हाउस है बटागृह है वो उतने विकसित नहीं है, इसलिए अपने यहाँ पे जो विनिमय बिल है उनको कौन उसमें डिस्काउंटेड करते हैं, बैंक के करते हैं। तो ये बैंक के पास में जाएगा और बैंक को जाके बोलेगा कि मुझे 5 लाख का ये बिल है, ये 5 लाख का जो बिल है इसका मुझे अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरा ये बिल रख लीजिए और मेरे को पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक क्या करेगी, इसमें से 5 लाख में से कुछ पैसा काट के जैसे 4,90,000 रुपये उसको भुगतान कर दे, क्योंकि बैंक भी अगर 1 महीने या 1.5 महीने के लिए पहले पैसा दे रही तो उस 1.5 महीने का इंटरेस्ट प्लस जो अगर पेमेंट नहीं आया तो उसके जो रिस्क होगा उसकी प्रीमियम के हिसाब से कुछ अमाउंट उसमें से कम करके कुछ अमाउंट डिस्काउंट करके ए को पेमेंट कर देगी। किसको? ए को पेमेंट कर देगी। अब ए को अपने बिल का पेमेंट मिल गया, 5 के बदले में भले ही 4,90 मिला लेकिन समय से पहले उसको पेमेंट मिल गया। अब बैंक क्या करेगी, 25 नवंबर तक वेट करेगी। कब तक करेगी? 25 नवंबर तक बैंक वेट करेगी। 25 नवंबर को बैंक क्या करेगी, बी को प्रेजेंट करेगी कि भाई आपने ए को जो बिल लिखा था वो बिल ए ने मेरे से डिस्काउंट करवा लिया है, इसलिए उस बिल का भुगतान है वो आप मुझे कर दोगे, कर दो। तो बी क्या करेगा, यहाँ पे ए को बैंक को यहाँ पे उस 5 लाख रुपए का भुगतान कर देगा। बी क्या करेगा, 5 लाख रुपए का भुगतान इसको बैंक को कर देगा। तो इस तरह से इसको भी जो आवश्यकता थी वो भी पूरी हो गई, इसको भी समय से पहले पैसा नहीं देना पड़ा और बैंक को भी अपनी सर्विस देने के लिए 10,000 रुपये की इनकम हो गई। तो तीनों को इस तरह से मार्केट में प्रॉफिट हुआ कि इसको समय से पहले पैसा मिल गया, इसको समय से पहले देना नहीं पड़ा और बैंक को समय से पहले पैसा देने के लिए 10,000 रुपये की इनकम हुई। तो ये एक तरह से एक एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो उसके देने वाले के द्वारा लेने वाले को लिखा जाता है कि भाई इतने समय के बाद में इतने में आपको पेमेंट करना है, और लेने वाला जो है वो उस पर हस्ताक्षर करके साइन करके सहमति देता है कि भाई मैं उस निश्चित तारीख को निश्चित रकम का भुगतान देने का आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको भुगतान कर दूंगा। अब जो देने वाला है वो समय से पहले अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो बाजार में बैंकों से उस विनिमय बिल के बदले में पेमेंट ले सकता है, और जो निश्चित तारीख आएगी तब बैंक के जिसने सहमति दी है उसे पेमेंट वसूल करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो विनिमय बिल होता है कि ऋणदाता है वो ऋणी के बिहाफ पे बिल लिखता है जिस पे ऋणी अपने हस्ताक्षर और सहमति देता है कि भाई मैं निश्चित तारीख को उसका भुगतान करने के लिए रेडी हूँ, और फिर उसके बाद में ऋणी को अगर आवश्यकता है तो बैंकों से या मार्केट से उस विनिमय बिल को एक्सचेंज करवा के पैसे ले लेगा और बिल सामने वाले को दे देगा। सामने वाला फिर बैंक जो है वो उस बिल को निश्चित तारीख को जिसने सहमति दी है उससे वसूल करेगा। तो ये है पूरा प्रोसेस विनिमय बिल का। नेक्स्ट सेशन में अपन आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या है और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और किस तरह से वो कार्य करते हैं। तो धन्यवाद।